राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 2014 के बाद देश में आत्मविश्वास की वापसी हुई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फर्जी मुठभेड़ के जरिए एक आपराधिक तंत्र स्थापित करने का गंभीर आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव का विमोचन किया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय वरिष्ठ पार्टी नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। यूडीएफ की शानदार जीत के बाद केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय बुधवार को पदभार संभालने के बाद पहली बार नई दिल्ली की यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। पन्ना के अजयगढ़ जनपद अंतर्गत बिहरपुरवा के नयापुरवा में खेत पर कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 5 मजदूरों की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर वालों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़े। मंगलवार को सीएनजी की दरें 2 रुपए बढ़ा दी गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 12 साल पहले के मुकाबले आज कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन मोदी सरकार मुनाफाखोरी में लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडपम में वर्ष 2026 के पहले पद्म पुरस्कार प्रदान किए। सरकार ने 25 जनवरी को 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। पहले चरण में देश के 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया, जबकि शेष विजेताओं को दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस समेत कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत कला, फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी। डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला, वायलिन। अवधानी डॉक्टर आर गणेश, कला, अवधान। श्री भगत सिंह कोश्यारी, लोक कार्य। श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, मरणोपरांत, लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा। डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पल्लीस्वामी, चिकित्सा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। श्री पीयूष पांडे, मरणोपरांत, कला, विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी। पद्मश्री श्री विश्वबंधु, मरणोपरांत, कला, लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी। श्री भरत सिंह भारती, कला, लोक गायन। श्री तगाराम भील, कला, अलगोजा वादन। सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर, खेल, क्रिकेट। श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा। श्री
कुमार बोस, कला, तबला। श्री जनार्दन बापूराव बोथे, समाज सेवा। स्वामी ब्रह्मदेव, समाज सेवा। श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला, फिल्म अभिनय। श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर दौरे के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ मुख्यालय में महिला बैरकों का ई उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार ने जेंडर न्यूट्रल व्यवस्था के तहत देश की बेटियों को हर क्षेत्र में अवसर देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि बेटियों ने देश की सुरक्षा में बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर योगदान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक महिला जवानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से 79 बैरकों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 66 बैरकों का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष पर काम जारी है। मित्रों, आज कार्यक्रम तो आपकी चौकी का विजिट का था, मगर मेरे हाथों से महिला बैरकों का उद्घाटन भी कराया है। जब हमने ये तय किया कि जेंडर न्यूट्रल तरीके से हर काम में हमारे देश की बेटियों का सहयोग लिया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा, तब एक विवाद था कि बॉर्डर की सुरक्षा में बेटियां क्या कर सकती है और उनकी सुविधाओं का क्या। मगर मुझे कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं, लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। अब सिर्फ 12 बैरक बाकी है जिनका कार्य प्रगति पर है। और मैं आशा रखता हूं कि कुल मिलाकर बीएसएफ जिन सीमाओं की चौकी करती है, निगरानी करती है, वो सीमाओं पर 380 और 360 बैरक 200 करोड़ के खर्चे से बनने थे। ये समाप्त होने के बाद हमारी बेटियों के लिए यहां ड्यूटी करना बहुत सुविधापूर्ण होगा। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया। और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कई समय से, कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए।
मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम सांचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय सांचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रणजीतपुरा गांव है वहां पर थी, मगर जब 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा था। आज भी 3 आरएसी हर वर्ष बड़े गर्व के साथ विजय उत्सव बनाती है, जो अब 12वीं वाहिनी बीएसएफ की बन चुकी है और वो विजय दिन का नाम भी सांचू दिवस रखा गया है। ये पोस्ट भारत के युद्धों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आज मैं भी वही भूमि पर खड़ा रहकर आपसे बात कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपनी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों और लगभग 35 वर्षों के राजनीतिक एवं संगठनात्मक सफर को दर्शाती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 26 मई का दिन बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को हर पल देश के लिए समर्पित होकर काम करते देखा है। कभी कभी दुनिया में आपको ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिलता है जिसको दुनिया नेता कहती है, लेकिन वास्तव में वो एक साधक, एक कर्मयोगी और एक असाधारण इंसान होता है, और वो इंसान है श्रीमान नरेंद्र मोदी। आज 26 मई है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। 12 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है। हमारे देश की जनता उनके रोम रोम में रमी है, उनकी हर एक सांस में बसी है। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, एक नहीं अनेकों भूमिकाओं में। संगठन के कार्यकर्ता के नाते हमने साथ काम किया, मुख्यमंत्री के नाते लंबे समय तक साथ काम किया, फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाते, और फिर अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के नाते मैंने अनेकों प्रेरणाएं उनसे प्राप्त की। मैंने कई बातें उनसे सीखी, कई फैसले साथ मिलकर ऐसे किए कि जिसने जनता की जिंदगी बदली, प्रदेशों का भाग्य बदल दिया। मुझे लगा कि अनुभव केवल मेरे पास तक क्यों रहे, और वो अनुभव केवल राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए उपयोगी नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन सचमुच में समाज जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए भी उपयोगी है। वो प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रोफेशनल्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले हो, सोशल रिफॉर्मर हो, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले हो, पर्यावरणविद हो, समाज सेवी हो,
हर एक के लिए वो काम, वो अनुभव, वो प्रेरणा उपयोगी है। और इसलिए मेरे मन में ये भाव आया कि जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सीखा, वो अनुभव में एक पुस्तक के रूप में अपने देशवासियों को समर्पित करने का काम करें। और इसी का परिणाम है अपनापन। मेरा और उनका पहला साथ प्रारंभ हुआ एकता यात्रा से। आतंकवाद चरम पे था। कश्मीर की घाटी, कश्मीर के लाल चौक पे कोई तिरंगा फहराने की कल्पना नहीं कर सकता था। डॉक्टर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, उनके नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी और कश्मीर के लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरेगा। पूरे भारत को भावनात्मक रूप से एक कर दिया जाएगा, देशभक्ति का ज्वार उठाया जाएगा। और उस यात्रा को संचालित करने का दायित्व पूरी तरह से मिला श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और उस समय में लोकसभा का पहला चुनाव, उपचुनाव जीता ही जीता था। मेरे पास स्वर्गीय प्रमोद जी का फोन आया कि एकता यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बना रहे, तुम उस केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में काम करो। और तब मेरी पहली मुलाकात हुई आदरणीय नरेंद्र भाई से। पहली बैठक में जो मैंने उनके आइडियाज देखे, यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के, लोगों को बांधने के, देशभक्ति की भावना भरने के, उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं फहराया जाएगा, तिरंगा देश के जन जन के मन में फहरे, तिरंगा देश के नौजवान के हर नौजवान के दिल में फहरे, ये प्रयास किया जाएगा। और ये विचार हुआ कि एक यात्रा क्यों, एक मुख्य यात्रा होगी और एक मुख्य यात्रा में कई उप यात्राएं जुड़ेंगी जो पूरे देश को मथती हुई, जनता को जनता में देशभक्ति का भाव भरती हुई श्रीनगर की तरफ बढ़ाएगी। और सचमुच में वैसे ही हुआ। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में यह पूरा होगा, यह हमारा विश्वास है। आइए हम भी इस लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। लखनऊ नगर निगम की 413 करोड़ रुपए लागत वाली 342 जन कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ नगर निगम के महापौर के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार 17 नगर निगमों में भाजपा को जनादेश दिया, जिसका परिणाम है कि नगर निगमों ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह नागरिकों की भी जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनता के हित में खर्च हो रहा है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और विकास के विजन का परिणाम है। नगर निगम लखनऊ के महापौर के कार्यकाल के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है
कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए। विकास कैसे होना चाहिए उसका मॉडल बनाने का प्रयास, स्वच्छता कैसे होनी चाहिए उसके कुछ मॉडल देने के कार्य किए। हम मानते हैं कि जितना होना चाहिए था हम नहीं उसको प्राप्त कर पाए, लेकिन पिछली सरकारों के गड्ढों को, उनके पापों के गड्ढों को भरने, उनके भ्रष्टाचार के कूड़ेदान को साफ करने में भी हमें समय लगा है। और आज उसका परिणाम है कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश के अंदर 3रा स्थान प्राप्त होता है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे नंबर 1 पर लेके आना है। ये केवल नगर निगम के महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, ये नागरिक जवाबदेही का भी आधार बनता है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा अलग होगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि ये जो पैसा हम खर्च करते हैं, ये पैसा न मैं दे रहा हूं, न वित्त मंत्री जी अपने पास से दे रहे हैं, न A.K. शर्मा जी अपने पास से दे रहे हैं। ये जनता जनार्दन का पैसा है और हम उसको केवल उचित नियोजन कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता के लिए और जनता के हित में खर्च होगा। यही मोदी जी का विजन है, यही मोदी जी की प्रेरणा है और इसी का परिणाम है कि अब विकास दिखाई देता। कोई भी आता है कहता साहब लखनऊ बहुत साफ सुथरा है। और भी मॉडल, बहुत सारे मॉडल खड़े होने जा रहे हैं और उस मॉडल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लखनऊ वासियों का मैं आह्वान करूंगा, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा। हमारा सकारात्मक योगदान इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मिलना चाहिए। अनावश्यक रूप से विकास की योजनाओं में बैरियर बनने की बजाय हम सकारात्मक सहयोग के माध्यम से उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे तो इसके लिए आने वाली पीढ़ियां हर एक को धन्यवाद देंगी। इस विश्वास के साथ आज मैं नगर निगम लखनऊ की महापौर और उनकी पूरी कार्यकारिणी को, पूरे नगर निगम परिवार को, हर नगर निगम परिवार को और नगर विकास को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनके जो कार्यक्रम हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, ये तेजी के साथ आगे बढ़े, नगरीय जीवन को और भी सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने की दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि नगरीय निकायों में जितनी अच्छी सुविधा होगी, जितना उसका विस्तार होगा, उतना ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने की दिशा में राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उतना ही विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए विकसित और भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। और इन्हीं संकल्पों को प्राप्त करने की दिशा में नगर निगम अपने यहां बेहतरीन नागरिक सुविधाओं को आगे बढ़ाने, सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने, स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को और बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में कांग्रेस नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम आदिवासी हितों के नाम पर केवल दिखावा था। डॉक्टर भूरिया ने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर आदिवासियों की संस्कृति की बात करती है, जबकि दूसरी ओर हसदेव, सीजीमाली और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन पर अतिक्रमण कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि आदिवासी संस्कृति को बचाना है तो जंगल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी होगी। 24 तारीख को मतलब कि 2 दिन पहले भाजपा ने एक आदिवासियों का समागम करा है।
उनकी भाषा में वनवासियों का समागम। और इसमें पूरे देश से इन्होंने जो लक्ष्य रखा था कि हम 5 लाख लोगों को हर राज्य से लाएंगे और यहाँ पर 5 लाख लोगों का एक बड़ा समागम होगा। इस कार्यक्रम का नाम इन्होंने जनजातीय सांस्कृतिक समागम रखा, पर हकीकत में इसका आदिवासी सम्मान से कुछ भी लेना देना नहीं था, उनकी संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जो कॉरपोरेट की लूट मची हुई है इस देश में, उस पर पर्दा डालने का एक प्रयास था। एक तरफ अंडमान निकोबार में, सेजीमाली में, हसदेव में ये आदिवासियों के घरों पर, आदिवासियों के जंगल और पेड़ों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संस्कृति का ढोंग करते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उन सभी आदिवासी योद्धाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में जाकर आदिवासियों की आवाज को बुलंद करा और जो सच्चाई थी सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। साथियों, भाजपा का आदिवासी संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है। उनका अगर लेना देना है तो आदिवासी जो जमीन पर बैठे हैं, जिसके नीचे खनिज है, उससे उनका लेना देना है। एक तरफ 3000 पेड़ लगाने पर पद्मश्री मिलता है और दूसरी तरफ जो कॉरपोरेट करोड़ों पेड़ खत्म कर रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं, क्या आप उनको जेल में भेजेंगे? अगर संस्कृति बचानी है तो पहले उस जमीन को बचाओ जहां से ये संस्कृति उपजी है। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो आदिवासी सिर्फ म्यूजियम तक सीमित रह जाएंगे। ग्रेट निकोबार आइलैंड में जब राहुल जी गए, इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही बीजेपी वालों ने कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, वो तो बहुत गलत कर रहे हैं राहुल जी। पर जब राहुल जी वहां गए, उन्होंने देखा कि वहां करोड़ों पेड़ काटे जाने वाले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा अंडमान निकोबार में पेड़ काटे जाने वाले हैं। और मैं वहां 3-4 बार खुद होकर आया हूं, इसलिए सीधी बात करता हूं। वहां पर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है और जो ये सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में ये चीजें हो सकती हैं। ग्रेट निकोबार की अभी आबादी है 8000 लोग, सिर्फ 8000, और इनका जो टारगेट है वहां पर 5 लाख लोगों को लाकर बसाने का है। क्या जरूरत है 5 लाख लोगों की? अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी के सिर्फ सवाल है, वो छोटे से क्षेत्र में हो जाएगी, पर नहीं, ये वहां पर टाउनशिप लाएंगे क्योंकि उससे पैसा आएगा। ये वहां पर अलग अलग कसीनो शुरू करेंगे और तब जाकर इनका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। पर मैं आपको बता दूं, वहां पर शोम्पेन जनजाति रहती है, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ 200 लोग बचे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन। वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जब ये जंगल खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, वहां पर यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रखा है, उसको अभी ये कुछ सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट आया, 7 ऑफशोर माइनिंग प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, मतलब उसको रिसोर्स फ्रंटियर की तरह ये उपयोग करना चाहते हैं। और साथ में एक बहुत बड़ा मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि ये जो 5 लाख लोग लाकर बसा रहे हैं, आपको अभी जानकारी नहीं होगी, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, अंडमान निकोबार, ये सेस्मिक जोन में, मतलब अर्थक्वेक में 5 ग्रेड से बढ़ाकर इसको 6 ग्रेड में डाल दिया गया है, मतलब जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया है जहां भूकंप आ सकता है। क्या ये 5 लाख लोग जो बाहर से ला रहे हैं उनको मरने के लिए वहां छोड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही नहीं, अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, ये हमारा क्लाइमेट का शील्ड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जो भी मॉनसून हमारे देश में आता है उसका गेटवे अंडमान निकोबार है। तो जहां आप ये पेड़ काट देंगे, उसके बाद सूखा मेनलैंड में पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इन चीजों का जवाब कौन देगा? और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।